एक ऐसा प्रश्न जो हर किसी के मन में होता है कि शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और कथकली है क्या? इतना ही नहीं, हमें यह भी जानना होगा कि नाट्य शास्त्र जो बनाया गया है, क्या उसका आधार इन नृत्यों से है? तो भारत में जो क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य की नींव आपने कहीं ना कहीं देखी होगी कि नटराज की मूर्ति से भी समझा जाता है। तो आखिर नटराज की मूर्ति है क्या, और ऐसा क्या है कि आधुनिक भारत में राजेंद्र चोल पर आधारित एक नेवल बेस बनाया गया? आखिर ये सभी प्रश्न, और ऐसा क्या हुआ कि भारत में केवल एकमात्र ऐसा साम्राज्य रहा जिसे इंपीरियल चोल कहा गया, यानी शाही चोल का दर्जा दिया गया? क्या अर्थ होता है शाही चोल का? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम एक एक करके देखना चाहेंगे। और दोस्तों, आज आपको इतनी सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप भारत की संस्कृति, उसके गौरवपूर्ण नेवल बेस और भारत की नौकायन शक्ति को बहुत ही सरलता में समझ सकें। इसकी शुरुआत होती है विजयाला चोल नामक एक शासक से, जिन्होंने 850 ईस्वी में चोल साम्राज्य की स्थापना की। हाँ दोस्तों, वही चोल जिसमें एक राजेंद्र चोल हुए, जिन्होंने कहा कि बंगाल की खाड़ी, यानी बंगाल की खाड़ी जो सागर है, उसे उन्होंने झील की तरह परिवर्तित कर दिया। न केवल झील की तरह परिवर्तित किया, वो पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने संपूर्ण भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्रों में, यानी असम के कामरूप तक तथा साउथ ईस्ट एशिया कहे जाने वाली स्वर्ण भूमि को, यानी दक्षिण पूर्व एशिया जिसे स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था, उसे भी जीत लिया। और ऐसा क्या उन्होंने किया कि भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम बदलकर उन्हीं को एक श्रद्धांजलि रूप में देते हुए श्री विजयपुरम रखा गया। शुरुआत करते हैं दोस्तों और समझने की कोशिश करते हैं। समझते हैं, चोल साम्राज्य के बारे में बात किया जाए तो चोल साम्राज्य कई सारी विशेषताओं के लिए जाना जाता था, जिनकी राजधानी तंजौर या आज के तंजावुर में रही, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसकी शुरुआत विजयाला चोल द्वारा की गई। इसके बाद उनमें प्रसिद्ध शासक रहे परांतक प्रथम, जिन्होंने कहीं ना कहीं श्रीलंका यानी सिलोन को जीतने की कोशिश की, परंतु इसका संपूर्ण श्रेय इनके बाद राजराजा चोल, जिन्हें प्रसिद्ध रूप में आप पोनियन सेल्वम के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने न केवल श्रीलंका को जीता, अपितु आसपास के क्षेत्रों को जीता और अपने चोल साम्राज्य का विस्तार किया। परंतु चोल साम्राज्य का वास्तविक विस्तार या आज का संपूर्ण क्षेत्र का श्रेय जाता है राजेंद्र चोल को, जिन्होंने न केवल गंग वंश यानी उड़ीसा के गंग वंश को हराया, साथ ही साथ उन्होंने इससे बढ़ते हुए गंगा नदी को पार करके कामरूप और भारत के बाहर पेगु यानी म्यांमार यानी बर्मा, उसके साथ साथ केदाह यानी थाईलैंड और साथ साथ इंडोनेशिया मलेशिया के क्षेत्र यानी श्री विजयाला या जिसे श्री विजयपुरम कहा जाता है, उसे जीतकर भारत में शामिल कर लिया। और यही कारण है कि इंपीरियल शब्द का अर्थ ही होता है कि दूसरे देशों को जीतकर उनके संसाधनों का प्रयोग कर अपने राष्ट्र को डेवलप करना। यह तो हमने देखा राजनीतिक रूप में किस प्रकार से चोल साम्राज्य रहा। न केवल इसके अलावा चोल साम्राज्य के शासन को बनाने में, एक मजबूती देने में दो प्रकार के नावों का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसे कहा जाता था सर्पमुगम और दूसरा नाम है यंथ्रीवन। आपको पता होना चाहिए, सर्पमुगम की बात की जाए, यह सर्प की नाव हुआ करती थी, जो स्विफ्ट गति से, तेज गति से चलने वाली नाव, जो कि दुश्मनों पर बहुत तीव्र से जाती थी। और यही यंथिरम की बात करते हैं, यह भारी सामान जैसे युद्धक हाथी तक ले जाने की क्षमता रखते थे। ये तो हमने देख लिया कि किस प्रकार चोल साम्राज्य का नेवल अधिकार रहा, नेवल सुप्रीमेसी शक्ति रही। अब हम देखते हैं कि आखिर में शाही चोल का भारतीय संस्कृति पर असर क्या रहा। देखते हैं दोस्तों। पहला, इनके द्वारा सबसे प्रथम नटराज मूर्ति और भोग शक्ति जैसे स्कल्पचर बनाए गए।
दोस्तों ये नटराज मूर्ति ये कहीं ना कहीं सभी क्लासिकल डांस की नींव मानी जाती है, क्योंकि इसमें भगवान शिव के स्वयं अर्धनारीश्वर रूप को दिखाया गया है, जिसमें एक ओर तो वह तांडव यानी प्रचंड शक्ति को दर्शाते हैं और दूसरी ओर लास्य यानी पार्वती के रूप में बिल्कुल सिंपल सौम्य चीजों को दर्शाया जाता है। उनके एक हाथ में जहां जलता हुआ ज्वाला है जो पृथ्वी के नाश को दर्शाता है, वही दूसरी ओर उनके हाथ में डमरू जो पृथ्वी के सृजन को दर्शाता है। यानी ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जिसकी शुरुआत होती है उसकी अंत भी होती है, और हमेशा अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। इतना ही नहीं दोस्तों, इनके साथ साथ इनके जीवन काल में समय चोल साम्राज्य में द्रविड़ शैली की सर्वोत्तम कही जाने वाली बृहदेश्वर टेम्पल की स्थापना यानी बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना, जो अपने आप में रहस्यमयी है, क्योंकि इसके ऊपर का शिखर जो लगभग 78 पाउंड या कहा जा सकता है कि 780 किलो का रहा, जिसको रखना अपने आप में अचंभा है, क्योंकि इस मंदिर के निर्माण में किसी प्रकार के चूने गारे का इस्तेमाल हुआ ही नहीं। इतना ही नहीं, अगर हम बात करते हैं इनके दौरान भरतनाट्यम जैसी, भरतनाट्यम कथकली जैसे शास्त्रीय नृत्यों का उद्गम हुआ, तो उसे समझते हैं। दोस्तों भरतनाट्यम को विच्छेद करें तो यह 3 शब्दों से मिलकर बना है, भाव, रा यानी राग और ता यानी ताल। तीनों नृत्य से, तो यह एक अपने आप में एक विचित्र संकल्पना जैसी दिखती है, और एक इस प्रकार के नृत्य का हम कह सकते हैं कि आगाज होता है जो अपने अंदर सब कुछ समाहित किया होता है। वहीं कथकली की बात करते हैं तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, कथा और कली। इसका अर्थ होता है स्टोरी टेलिंग, यानी कथनों के माध्यम से नृत्य करते हुए किसी चीजों को व्यक्त करना। इतना ही नहीं दोस्तों, इनके साथ साथ देखा जाए, इन्होंने पहली बार फॉरेन टेरिटरी को भी एक्वायर्ड किया, जैसे सिलोन यानी श्रीलंका, मालदीव को श्री विजयापुरम या श्री विजयालापुरम जिसे कहा जाता है, जो आज का वर्तमान का इंडोनेशिया मलेशिया रहा। इतना ही नहीं, इनके बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध है चीन के साथ और पर्शिया के साथ रहे। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि इनके द्वारा किए गए योगदान के कारण ही आज हमें इस महान साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों इसमें बहुत ही खास एक व्यक्ति राजेंद्र चोल के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। आपको पता है कि दक्षिण भारत में जल की एकत्रित करने की बहुत समस्या है, और क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार कठोर चट्टानों से बना हुआ है, तो वर्षा ऋतु रिस करके धरातल के नीचे नहीं जाती, और यही कारण है कि इन्होंने चोल गंगनम या 16 गंगनम जिसे कहा गया, इसे अन्य भाषा में चोड़ गंगनम भी कहते हैं, इसकी स्थापना की, जो एक वाटर टैंक जैसी संरचना रही। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध शहर गंगईकोंडा चोलपुरम का भी निर्माण किया, और वहां बहुत प्रसिद्ध गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर का भी निर्माण किया। तो यह कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि चोल साम्राज्य अपने अंदर बहुत ही अद्भुत परंतु बहुत ही साइंटिफिक, वहीं दूसरी ओर आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्रों का केंद्र रहा है।